चैप्टर 21। अब आगे। खन्ना मेंशन। अगली सुबह अयांश का कमरा। सुबह की मुलायम धूप खिड़की के पर्दों को चीरती हुई अंदर दाखिल हो रही थी। कमरे की दीवारों पर सोने सी रोशनी बिखरी हुई थी, जैसे खुद वक्त कुछ पलों के लिए थम गया हो। द्रुति की आंखें धीरे धीरे खुली। पहली चीज जो उसने देखी, अयांश का चेहरा था, जो गहरी नींद में उसके ठीक बगल में लेटा हुआ था। सांसों की हल्की आवाज और चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब सी मासूमियत। एक पल को द्रुति की आंखों में नरमी उतर आई। उसने चुपचाप अयांश की तरफ देखा, जैसे अपने अंदर के उस सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। क्या मैं इस इंसान की जिंदगी में अपनी जगह बना पाऊंगी? उसने धीरे से लहंगे की भारी घेर समेटी और बिना कोई आवाज किए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। कमरे में फूल अब भी महक रहे थे, लेकिन उनके रंग अब उसे बोझिल लगने लगे थे। वो सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ी। ड्रेसिंग एरिया, अंदर का कमरा। वहां एक अलग ही दुनिया थी। बड़ी अलमारी, वॉक इन क्लोजेट की तरह सजी हुई। शेल्फ पर करीने से रखे गए ड्रेसेस, चूड़ियां, सैंडल और एक दो पर्स। सब कुछ बहुत निजी, बहुत सजीव। द्रुति ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें अटक गईं। शिवांगी के साइज की ड्रेसेस, उसकी पसंद के कलर्स, उसकी खुशबू। वो एक पल को वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी और की जिंदगी में खुद को घुसपैठिया सा महसूस कर रही हो। द्रुति मन में, ये कमरा, ये अलमारी, ये रंग, ये रैक, सब किसी और के लिए था, और अब ये मेरा है। क्या ये ठीक है? उसने एक साड़ी निकली, जो ब्लाउज जाहिर तौर पर उसके साइज से थोड़ा बड़ा था। उसने पिन लगा ब्लाउज एडजस्ट किया। रेडी हो। उसने आईने में खुद को देखा, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां और आंखों में सवाल। क्या मैं वाकई इस घर की बहू हूं, या बस किसी की जगह भर रही हूं? एक पल को उसने चाहा, घड़ी की सुइयां वापस घुमा दे। लेकिन फिर उसने आईने में खुद को सीधा देखा और खुद से कहा, अब जब ये रास्ता चुन ही लिया है, तो डर से नहीं, हिम्मत से चलूंगी। वो कपड़े बदलकर बाहर निकली। बाल ढीले बंधे थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, सिर्फ एक ठहराव। कमरे में अब भी अयांश सो रहा था, करवट बदले। उसकी नींद में भी एक मासूम सी सुकून था, जैसे उसे भरोसा हो कि अब सब ठीक है। सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट टेबल। खन्ना मेंशन के ग्राउंड फ्लोर पर बना डाइनिंग हॉल आज कुछ खास लग रहा था। टेबल पर पहले से नाश्ता सजा हुआ था, आलू के पराठे, मूंग दाल चीला, फ्रूट प्लेटर, ताज़ा जूस और स्टील की चाय पॉट से उठती भाप। वातावरण में हल्की सी इलायची की खुशबू तैर रही थी। पर आज सबकी नजर खाने पर नहीं, उस एक चेहरे पर थी, जो पहली बार इस टेबल पर बैठने वाली थी। द्रुति, साड़ी पहने, हल्के गीले बालों में सिंपल कंघी किए हुए, मांग में सिंदूर और आंखों में झुकी हुई शर्म लिए डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ रही थी। उसके पैर की पायल की रुनझुन जैसे सबको उसकी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। द्रुति जैसे ही नाश्ते की टेबल की ओर बढ़ी, पूरे हॉल में हल्की सी चहक और गर्मजोशी का माहौल था। लेकिन तभी एक तेज, चौंकती हुई आवाज हवा को चीरती है। सावी ने द्रुति को देखकर हैरान होकर कहा, द्रुति, तुम अयांश के रूम से बाहर आ रही हो? क्यों? सबकी नजरें अचानक द्रुति पर टिक गईं। द्रुति एक पल को ठिठक गई। उसके हाथ में चूड़ियां बजी और पायल की आवाज थम गई। सावी की नजर अब उसकी मांग और गले पर पड़ी, जहां लाल सिंदूर और अयांश का पहनाया मंगलसूत्र साफ चमक रहे थे। उनकी आंखों में एकदम अविश्वास उतर आया। सावी, जो वहीं पास खड़ी थी, तना हुआ चेहरा, माथे पर शिकन और होठों पर घृणा, उसने एक नजर द्रुति को ऊपर से नीचे तक देखा और तल्ख लहजे में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी गजब है। एक गरीब लड़की, खन्ना खानदान की बहू बनने का सपना लेकर यहाँ पहुंच गई। ये सब हो क्या रहा है? द्रुति कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अंश खन्ना की गंभीर आवाज कमरे में गूंजी। बस। अंश आगे आया और दोनों महिलाओं के बीच खड़ा हो गया। उसकी आवाज में संयम था, पर शब्दों में वजन। अंश, द्रुति अब इस घर की बहू है, अयांश की पत्नी है। मंडप में वही बैठी थी, और ये फैसला हम सब की इज्जत के लिए लिया गया था। सावी और सावी दोनों अवाक। सावी झल्लाकर, मगर क्यों? हमारे घर की बहू बनने के लिए इतनी आसानी से कोई भी आ सकता है क्या? उसका स्टेटस, उसका बैकग्राउंड कुछ मायने नहीं रखता। अंश सीधे आंखों में देखते हुए, मायने रखता है, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखता है इज्जत, नियत और हालात। फिर द्रुति की ओर मुड़कर, और इसमें द्रुति की कोई गलती नहीं है। उसे दोष देना हमारी अपनी नाकामी को ढकने जैसा होगा। द्रुति अब भी चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर सम्मान की एक टहनी टूटती महसूस हो रही थी। उसने नजरें झुका लीं। सावी ने आगे बढ़ प्यार से उसके गाल पर हाथ फेर, हाँ में सर हिला। उसने डाइनिंग टेबल पर बैठने का इशारा किया। सानवी मुंह बना चली गई।
मुझे ऐसे लोगों के साथ ब्रेकफास्ट नहीं करना। दूसरी ओर कपूर मेंशन। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। कपूर मेंशन के विशाल हॉल में सजे हुए फूल अब मुरझाए हुए लग रहे थे, जैसे हर दीवार, हर कोना इस अधूरी शादी की गवाही दे रहा हो। शिवांगी की शादी छोड़कर भागने की खबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रही थी। कपूर परिवार की बेटी शिवांगी ने फेरों से कुछ ही देर पहले शादी छोड़ दी, हर न्यूज चैनल पर यही हेडलाइन गूंज रही थी। संयम कपूर का चेहरा तन गया था, उनकी मुठ्ठियां भींची हुई थी। ये सब हो क्या रहा है? और ये बात फैली कैसे इतनी जल्दी? उनका स्वर कठोर था, लेकिन भीतर कहीं वो टूट रहे थे। सार्थक ने सामने बढ़ते हुए शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, पापा, फिक्र मत करें। मैं सब संभाल लूंगा। जो भी नुकसान हुआ है, मैं भरपाई कर दूंगा। अभी आपको खुद को शांत रखना है। संयम ने एक नजर सार्थक की ओर देखा, उनकी आंखों में निराशा, क्रोध और सवालों का तूफान था, लेकिन बेटे की बातों में विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी ओर सोफे पर बैठी सिद्धि कपूर लाल सूती साड़ी में जैसे कोई बुझा हुआ दिया हो। उनकी सूजी हुई आंखें, भीगी पलकों के बीच बस एक ही सवाल था, मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया? आशी धीरे से उनके पास आकर बैठी। उसने सिद्धि के कांपते कंधों को थामा और भर्राए स्वर में बोली, मम्मी, प्लीज खुद को कमजोर मत होने देना। हम सब साथ हैं। शिवांगी जो भी कर रही है, उसके पीछे कोई बात जरूर होगी। हम उसे ढूंढ लाएंगे। सिद्धि ने आशी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे मेरी बेटी चाहिए, बस मेरी बेटी। हॉल के एक कोने में खड़ा आर्यन, सार्थक का असिस्टेंट, तेजी से फोन पर बात कर रहा था। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की है, सर। शिवांगी मेहमानों के आने से पहले ही गायब हो गई थी। शायद उसे कोई लेकर गया है, खुद से गई है या कोई प्लान था पहले से। सार्थक ने उसकी ओर देखा, मुझे लोकेशन चाहिए। आखिरी बार उसका फोन कहाँ ट्रैक हुआ था? आर्यन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मुंबई के बाहरी इलाके के पास एक फार्म हाउस के नजदीक। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। एक पल को हॉल में सब कुछ थम गया। हर किसी की निगाहें सार्थक पर थीं। और फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, अब ये सिर्फ शादी छोड़ने की बात नहीं रही। कोई बड़ा खेल खेला गया है, और मैं इसे खत्म करूंगा। चैप्टर 22। अब आगे। शाम का समय। कपूर इंडस्ट्रीज मुंबई कॉर्पोरेट ऑफिस। बोर्डरूम के भीतर घड़ी की टिक टिक और लैपटॉप्स पर तेजी से भागती उंगलियों की आवाज के सिवा कोई आवाज नहीं थी। मगर उस खामोशी को चीरते हुए सार्थक की गूंजती हुई आवाज ने पूरे कमरे को हिला दिया। स्टॉक प्राइसेस हैंडल करो, ऐसे चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। उनकी आंखों में गुस्सा था, माथे की नसें तन चुकी थी। सामने बैठे सीनियर फाइनेंस ऑफिसर्स, मार्केटिंग हेड और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट सब चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। इन्वेस्टर्स भी अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। सार्थक ने टेबल पर हाथ पटका, सिर्फ एक अफवाह ने हमारी इमेज हिला दी। अगर हम अब भी कंट्रोल नहीं कर पाए, तो समझ लो, सब खत्म। बैठक का माहौल भारी था। हर कोई स्क्रीन पर घूर रहा था, जहां कपूर इंडस्ट्रीज के नाम के आगे एक गहरा लाल तीर नीचे की ओर गिरता चला जा रहा था। रॉय ग्रुप्स। एक आलीशान पर बेहद शांत ऑफिस। बड़ी कांच की दीवारों के पीछे मुंबई का व्यस्त व्यापारिक दृश्य नजर आ रहा था। चमचमाती कुर्सी पर बैठा अद्विक रॉय, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़े हुए, खामोशी से एक रिपोर्ट देख रहा था। पास में खड़ा उसका असिस्टेंट साहिल, कुछ कहने के लिए तैयार खड़ा था। जितना हो सके उतने कपूर इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीद लो, अद्विक ने शांत लेकिन बेहद तीखे स्वर में कहा। बहुत जल्द उनसे मुलाकात होगी, लेकिन इस बार हालात कुछ और होंगे। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वो जानता था, बिजनेस की दुनिया में कमजोरियों को हथियार में बदलने का नाम ही खेल था। कपूर इंडस्ट्रीज उसी वक्त। आर्यन धीमे कदमों से मीटिंग रूम में दाखिल हुआ। सारे लोग अपनी सीटों पर जमे हुए थे, लेकिन वो सीधे सार्थक के पास पहुंचा। वो उसके कान में झुककर बोला, रॉय ग्रुप्स हमारे शेयर्स खरीद रहे हैं। धीरे धीरे, मगर लगातार। अद्विक रॉय, कौन है ये? पता लगाओ, सार्थक ने कहा। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। लंदन से आई फ्लाइट देर शाम मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी थी। हल्की सर्द हवा और कोहरे ने शहर को घेर रखा था। उस महिला ने बिना समय गंवाए टैक्सी ली और सीधे उस ग्रे मैंशन की ओर रवाना हो गई, जहां उसका अतीत और उसका डर दोनों पल पल सांस ले रहे थे। टैक्सी के शीशे से मैंशन की विशाल आकृति दिखी। उसे एक सिहरन हुई। काश ये डर गलत हो, पर अंदर कहीं वो जानती थी कुछ बहुत गलत हुआ है। वो महिला दरवाजा खोले बिना एक क्षण भी नहीं रुकी, सीधे मैंशन के मेन गेट से भीतर दाखिल हो गई। सवेंस उसे देखकर हैरान रह गए, पर उसके चेहरे की दृढ़ता देख कोई कुछ कह न सका।
उसने सीढ़ियां दौड़ते हुए चढ़ी, जैसे उसका दिल खुद को किसी कड़वी सच्चाई के लिए तैयार कर चुका हो। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था और सामने का नजारा उसकी रूह कंपा गया। शिवांगी पलंग पर अधलेटी, उसके माथे पर पट्टियां, होठों के किनारे हल्की सूजन, बाएं कंधे पर पट्टी और बाहों पर हल्की खरोंचों के निशान। हे भगवान, उसके होठों से निकला, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें उस युवक पर टिक गईं। अद्विक, वो शिवांगी के पास बैठा था, कुछ शांत पर शायद छुपे हुए अपराधबोध से भरा। पर उस महिला का धैर्य टूट चुका था। वो तेजी से कमरे में दाखिल हुई और अद्विक के सामने खड़ी होते ही चटाक, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। अद्विक का चेहरा एक ओर झुक गया। सन्नाटा, इतना गहरा कि शिवांगी ने सिहर कर अपने होठों पर हाथ रख लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। अद्विक की आंखें नीचे झुक गईं, होंठ भींचे हुए। महिला की आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में मां जैसी चेतावनी थी। अद्विक, ये सब क्या है? क्या किया तुमने इसके साथ? कमरे की हवा ठहर सी गई थी। शिवांगी धीरे से बोली, आप क्या कर रही है? इन्होंने मेरी जान बचाई है। महिला ने उसकी ओर देखा। उसकी मासूम आंखें, घायल चेहरा और बेबस भाव। उसका दिल एक पल के लिए कांप गया। जान बचाई, वो फुसफुसाई, फिर वापस अद्विक की ओर मुड़ी। या अपनी साजिश शुरू की। अद्विक अब तक खामोश था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर उस महिला की आंखों में देखा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। हादसा हुआ था, मैंने इसे मरने नहीं दिया। महिला की आंखें कुछ देर के लिए नम हो गईं। अगर तुम्हारी नीयत वाकई साफ है, तो ये लड़की मेरी जिम्मेदारी है अब। आज से, हर फैसला मैं लूंगी। अद्विक का चेहरा कठोर हो गया, पर वो कुछ नहीं बोला। शिवांगी के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। वो इन दोनों के बीच के रिश्ते को नहीं समझ पा रही थी। क्या आप मेरी कोई रिश्तेदार हैं? उसने धीमे से पूछा। महिला उसकी ओर बढ़ी, शिवांगी के सिर पर हाथ रखा। मैं तुम्हारी अपनी कुछ नहीं हूँ, पर अब तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। अद्विक ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बुआ माँ आपसे कुछ बात करनी है, चलिए। मेंशन का स्टडी रूम, कमरे की दीवारों पर पुरानी किताबें, लकड़ी की अलमारी और बीच में एक पुराना ग्लास टॉप टेबल। टेबल पर एक गोल्डन कलम, एक रजिस्टर और फाइलों का अंबार फैला था। कमरे के कोने में लगी पुरानी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी। बाहर हल्की बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी। वो महिला सिया गंभीर और व्याकुल थी। उसने अद्विक को भीतर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। दोनों कुछ देर तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। अद्विक की आंखों में धधकता हुआ रोष था, सिया की आंखों में डर नहीं, चिंता थी। सिया बोली, धीरे लेकिन सीधी आवाज में, सच में तुमने उसे बचाया, या बस अपने मकसद के लिए जिंदा रखा? अद्विक के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। उसने कोट की जेब से एक फोल्डेड पेपर निकाला और टेबल पर रख दिया। मैरिज सर्टिफिकेट। सिया की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने उससे शादी कर ली है। लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए हैं। अब आप मुझे उससे दूर नहीं कर सकती, वो मेरी लीगल वाइफ है। वो टेबल पर हाथ रखकर आगे झुकता है। उसकी आवाज में अब नरमी नहीं, बल्कि एक धुआंधार जिद थी। रही बात उसे बचाने की, तो जो दर्द मैंने बचपन से आज तक सहा है, अब वो सहेगी। एक एक टीस, एक एक छीन लिया गया सपना अब उसी की जिंदगी का हिस्सा बनेगा। इतनी जल्दी नहीं मारूंगा उसे। नहीं, अब वो जीकर चुकाएगी मेरी माँ बाप की मौत की कीमत। सिया की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो बौखलाई नहीं, पर टूटी हुई जरूर दिखी। माँ भी बोलते हो, और मेरी सुनते भी नहीं। 20 साल पहले जो हुआ, उसमें उस बच्ची की क्या गलती? बोलो अद्विक, क्या गलती थी उसकी? अद्विक का चेहरा सख्त हो गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। तो क्या मेरी गलती थी बुआ माँ? उसने शब्द चबाकर कहे। क्या मेरी गलती थी कि मेरी माँ रो रो कर मरी, और मेरे पापा ने खुद को खत्म कर दिया? वो अब लगभग चीख रहा था। संयम कपूर ने सब कुछ छीन लिया, और उसकी बेटी को तुम निर्दोष बता रही हो। अब वो चुकाएगी हर चीज की कीमत। तुम्हारी इंसानियत मेरे रास्ते में आई तो। वो एक पल को रुका। उसकी आवाज धीमी हुई, लेकिन ठंडी और नुकीली हो गई। तो तुम जानती हो, मैं क्या कर सकता हूँ? एक गहरा सन्नाटा छा गया। सिया की आंखों से आंसू बह चले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अद्विक मुड़ा, और भारी कदमों से कमरे से बाहर चला गया। चैप्टर 23। अब आगे। शिवांगी सधी हुई नजरों से बाहर देख रही थी, सामने मेंशन का गार्डन, जो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसे उसमें कोई रंग नहीं दिख रहा था। उसकी उंगलियां कांपती हुई धीरे धीरे उसके कानूनी डॉक्यूमेंट्स पर रखी थी। एक कागज, जिस पर उसका नाम और किसी और के साथ उसके संबंध का सबूत था, शिवांगी रॉय। उसके होंठ फड़के।
क्या मैंने कुछ गलत साइन कर दिया? उसका दिल बैठ गया। फ्लैशबैक, शिवांगी के होश में आने के बाद कमरे में डॉक्टर फिर से आया था। वो नब्ज देख चुका था, आंखों में टॉर्च डाल चुका था। मिस्टर रॉय, डॉक्टर ने अद्विक की ओर मुड़ते हुए कहा, इनकी याददाश्त फिलहाल शॉक में है। मैं रिकमेंड करूंगा कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए। एमआरआई और ब्रेन स्कैनिंग जरूरी है। तभी हम जान सकेंगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी पर असर कितना हुआ है। अभी केवल सही बातें याद नहीं आ रही, लेकिन अंदर कुछ गहरा दबा है। ये धीरे धीरे सामने आएगा। अद्विक कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया। डॉक्टर चला गया। कमरे में अब सन्नाटा था। शिवांगी धीमी आवाज में बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? अद्विक ने जेब से मोबाइल निकाला। उसने स्क्रीन शिवांगी की ओर कर दी। हर न्यूज चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। शिवांगी कपूर, देश की मशहूर बिजनेस फैमिली की बेटी, अपनी ही शादी से भागी। संयम कपूर की इकलौती बेटी लापता। शिवांगी के चेहरे पर भय और अविश्वास उतर आया। क्या मैंने सच में ऐसा किया? उसने नम आंखों से पूछा। वो स्क्रीन पर अपना चेहरा देख रही थी, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन एक ऐसा नाम जो उसके भीतर बिल्कुल अजनबी सा लग रहा था। मैं किसी से शादी करने जा रही थी। किससे? क्यों भागी? वो एक ही वक्त में 100 सवालों में घिर गई। अद्विक एक पल उसकी आंखों में झांक कर बोला, तुम मुझसे प्यार करती थी, शिवांगी। शिवांगी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या? हाँ, अद्विक ने गहरी सांस ली। तुम्हारी शादी जबरदस्ती तय की जा रही थी, और तुम मुझसे मिलना चाहती थी, भागना चाहती थी, हमारे लिए। उसने अचानक जाकर अलमारी खोली, एक फोल्डर निकाला और टेबल पर ला रखा। देखो, यही हमारे शादी के डॉक्यूमेंट्स हैं। शिवांगी धीरे से उन कागजात की ओर झुकी। नाम, डेट, सब कुछ वहां था। अद्विक की आवाज फिर गूंजी, हम आज ही शादी करने वाले थे, पर फिर वो हादसा, और अब तुम मुझे पहचानती ही नहीं। वो कुछ देर रुका, फिर उसकी तरफ झुककर बोला, तो क्या अब मुझसे शादी नहीं करोगी? वैसे भी तुम घर नहीं जा सकती, न ही उन्हें सब बता सकती हो, क्या कहोगी? शिवांगी के होंठ कांपे। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, पर आपकी आंखों में मुझे झूठ नहीं दिखता। क्या सच में हम? अद्विक ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अगर तुम चाहो, तो मैं आज भी तैयार हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए। एक पल, एक लंबा सन्नाटा, फिर शिवांगी ने कांपते हुए हाथों से कागजात पर दस्तखत कर दिए। अद्विक की आंखों में एक चमक आई, पर यह चमक सिर्फ खुशी की नहीं थी, वो जीत की थी। वो कागज लेकर पलटा, चेहरा अब भी शांत, पर आंखें कह रही थीं, तुम इतनी मासूम क्यों हो, शिवांगी? इतनी आसानी से जो दिखता है, उसे ही सच मान लेती हो। फ्लैश बैक एंड। शिवांगी खिड़की के पास खड़ी सब सोच रही थी। अद्विक कमरे में दाखिल हुआ। चैप्टर 24। अब आगे। शिवांगी अपने ख्यालों में डूबी खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर आसमान से बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती और कांच पर फिसलती जा रही थी। उसने धीरे धीरे खिड़की के शीशे को खोला। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू गया, जैसे किसी भूले रिश्ते की पहली याद लौट आई हो। उसने कांपते हाथ से खिड़की से बाहर हाथ निकाला। बारिश की बूंदें उसकी हथेली पर गिरी। उसका चेहरा कुछ पल को सुकून से भर गया। कितनी शांत है ये बारिश। पर इस शांति में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन भी कर रहा था। उसी क्षण पीछे से एक नर्म आवाज आई, शिवांगी। वो चौंकी नहीं, लेकिन मुड़ी। खाना खा लो, दवाई भी लेनी है। उसने देखा, अद्विक दरवाजे के पास खड़ा था। हाथ में लकड़ी की ट्रे थी जिसमें एक सफेद बोल में गर्म दलिया रखा था, साथ में एक चम्मच और पानी का गिलास। वो सीधा उसकी ओर नहीं देख रहा था। उसका चेहरा बेहद शांत, संयमित और शायद थोड़ा थका हुआ था। शिवांगी ने उसकी ओर देखा, फिर ट्रे की ओर। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए संशय उभरा, फिर वो धीरे से मुस्कुराई, फीकी पर सच्ची। आप हर बार खुद ही खाना लाते हैं मेरे लिए। अद्विक उसके पास आया, ट्रे टेबल पर रखी। तुम बीमार हो, और अब मेरी जिम्मेदारी भी। शिवांगी चुप हो गई। उसने ट्रे की ओर देखा, फिर धीरे से कुर्सी खींचकर बैठ गई। चम्मच उठाते हुए वो बोली, मुझे नहीं पता मैं इससे पहले क्या खाती थी, पर दलिया मुझे अच्छा नहीं लगता। सुबह से मैं यही कहा रही हूँ। अद्विक मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी थकावट थी। शिवांगी ने एक चम्मच लिया, और फिर अचानक उसकी नजर अद्विक की ओर उठी। कभी कभी लगता है, आप जो कह रहे हैं, वो सब सही है। लेकिन कभी कभी लगता है, जैसे कुछ बहुत जरूरी बातें अभी भी छिपी हैं मुझसे। अद्विक के चेहरे पर हल्की कठोरता आ गई, लेकिन वो तुरंत उसे छुपा गया। शायद
अभी सब याद नहीं आ रहा, वक्त लगेगा। उसने नजर फेर ली। शिवांगी ने एक और निवाला लिया। मौन भारी था, पर कुछ जुड़ भी रहा था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन खिड़की के भीतर एक रिश्ता या तो पनप रहा था, या बहुत गहराई से टूटने के लिए बन रहा था। अद्वैत ने शिवांगी के हाथ से चम्मच ली, फिर अपने हाथ से उसे खिलाने लगा। चलो, अब एक निवाला। उसने चम्मच में दलिया भरकर उसकी ओर बढ़ाया। शिवांगी हंसी नहीं, पर उसकी आंखों में एक मासूम सी कोमलता आ गई। वो चुपचाप मुंह खोलती है और निवाला लेती है। तुम्हें मेरे हाथ से खाना अच्छा लग रहा है? अद्वैत ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। शिवांगी बोली नहीं, सिर्फ कंधे उचका देती है। शायद इसलिए कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं, लेकिन आप पर है। और ठीक उसी पल दरवाजे की आड़ में खड़ी थी सिया, जो उन्हें देख रही थी। आंखें पल भर के लिए नम हो आईं। वो चुपचाप देख रही थी। अद्वैत की आंखों में उस वक्त कोई गुस्सा नहीं था, कोई बदला नहीं, बल्कि एक बेहद सधा हुआ स्नेह, एक संयमित कोमलता जो उतनी ही खतरनाक थी जितनी शांत झील की सतह के नीचे छुपी गहराई। सिया ने खुद से फुसफुसाकर कहा, इतना अच्छा बनकर क्या साबित करना चाहता है तू अद्वैत? कि तू बदल गया है, या सिर्फ उसके भरोसे के साथ खेल रहा है? उसकी मुठियां कस गईं। इस लड़की की मासूमियत तुझे क्यों नहीं रोकती? क्यों तू वही कर रहा है जो तेरे साथ हुआ था? अंदर कमरे में अद्वैत अब धीरे धीरे उसे दवा देने लगा था। उसका स्पर्श बेहद नर्म था, आवाज में वही देखभाल जो किसी अपने की होती है। शिवांगी, बस कुछ दिन और, सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। शिवांगी ने उसकी आंखों में देखा। आपके साथ सब ठीक लगता है? बाहर सिया ने धीरे से मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। काश ये सब सच होता। काश तू वाकई उसे अपना मान रहा होता, न कि सिर्फ उसे तकलीफ देने का एक जरिया बना रहा होता। कपूर मेंशन। आशी का कमरा। रात का दूसरा पहर। चांद की रोशनी बालकनी में छिपकी हुई थी, और हवाओं में हल्की सी ठंडक थी। आशी दोनों हथेलियां बालकनी की रेलिंग पर टिका कर खड़ी थी। उसकी आंखें सामने के अंधेरे को देख रही थी, पर मन कहीं और था। बाल हल्के हल्के हवा में उड़ रहे थे, और उसकी आवाज धीमी लेकिन ठोस थी। उसने फोन पर कहा, आरवी, पता लगाओ शिवांगी आखिर रातों रात कहाँ गायब हो गई। उसके स्वर में चिंता से ज्यादा एक रहस्यमयी बेचैनी थी, जो किसी राज की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे ही आशी ने फोन से बात खत्म की और पलटी, वो ठिठक गई। सार्थक कमरे में खड़ा था। एक पल को जैसे वक्त थम गया। आशी का चेहरा पल भर को सख्त हुआ, लेकिन उसने तुरंत सामान्य बनने की कोशिश की। उसने फुर्ती से अपना फोन अपनी पैंट की पॉकेट में डाल लिया, लेकिन वो फोन वो नहीं था जो वो रोज इस्तेमाल करती थी। सार्थक की नजरें तेज थी। उसने हर हरकत नोट की थी। तुम किससे बात कर रही थी? उसका स्वर सीधा था, लेकिन उसमें हल्का शक भी छुपा था। आशी बिना झिझक बोले, मैंने भी अपनी टीम को शिवांगी को ढूंढने के लिए लगाया है। जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना आसान रहेगा ना? उसने मुस्कान के साथ कहा, पर उसकी आंखें वो नहीं बोल रही थी जो उसके होंठ कह रहे थे। सार्थक कुछ पल चुप रहा। उसने आशी की आंखों में झांका, जैसे कोई जवाब खोज रहा हो। लेकिन आशी अब तक उस मास्क के पीछे पूरी तरह लौट चुकी थी। बोलने से पहले वो पहले ही कुछ और कर चुकी थी। आशी ने अलमारी से एक नाइट सूट निकाला और वॉशरूम की ओर चली गई। वो जानती थी पीछे खड़ा सार्थक अब भी उसे देख रहा था। कुछ देर बाद वो बदले कपड़ों में बाहर आए। बाल खुल चुके थे। बिना कुछ कहे वो सीधा बिस्तर पर लेट गई। चेहरे पर अब थकावट और चुप्पी का एक नकाब था। सार्थक वही बालकनी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। चांद अब बादलों के पीछे छिप रहा था। क्या ये संयोग था, या कोई इशारा? वो चुपचाप चांद को निहार रहा था, पर दिल और दिमाग दोनों आशी की तरफ घूम रहे थे। अगली सुबह, ग्रे मेंशन, स्टडी रूम, पुराने ट्रंक, बंद अलमारियां, कुछ जर्जर किताबें, और एक कोना जहां सिया चुपचाप खड़ी थी। उसके हाथ में वो फाइल थी, वही फाइल जिसमें अद्वैत ने शिवांगी से साइन करवाई थी। इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है ये सब, जब लड़की को अपना नाम तक याद नहीं? उसने फाइल के पन्ने पलटे। शिवांगी के दस्तखत थे, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी झलक रही थी। नाम साफ लिखा था, लेकिन साइन कम पाए हुए थे। उसने गहरी सांस ली और पस से अपना मोबाइल निकाला। उधर से किसी ने कॉल उठाया। हेलो, मिस्टर मेहता। सिया बोल रही हूँ, सिया रॉय। दूसरी ओर से कुछ क्षण की चुप्पी, फिर पहचान की आवाज आई। अरे सिया जी, इतने सालों बाद, सब ठीक? नहीं, उसने संयमित आवाज में कहा। एक इमरजेंसी है, मुझे एक मैरिज सर्टिफिकेट की जांच करवानी है, बिल्कुल प्राइवेट।
और जल्दी। अभी भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ। नहीं। सिया ने मोबाइल की स्क्रीन पर अद्विक की तस्वीर की ओर देखा। मैं खुद लेकर आऊंगी, और एक बात और, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, खासकर रॉय हाउस से किसी को भी नहीं। वकील का ऑफिस, शाम 6 बजे। सिया ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढंका था। वो सीधे मिस्टर मेहता के ऑफिस पहुंची। लकड़ी की अलमारी, ढेरों फाइलें, और एक वही पुरानी वफादारी। वकील ने दस्तावेज देखे, कुछ देर तक पढ़ता रहा, फिर धीरे से सिर उठाया। ये पेपर देखने में सही लगते हैं, लेकिन एक दो चीजें अजीब हैं। जैसे, देखिए, उसने एक डेट की ओर इशारा किया। इस शादी की तारीख के दिन न तो लड़की के परिवार की कोई साक्षी है, न कोई रजिस्ट्रार का नाम साफ है। और सबसे बड़ी बात, उसने धीरे से एक पॉइंटर रखा। इन सिग्नेचर की स्ट्रोकिंग और पेन प्रेशर एकदम अलग है। ऐसा लगता है जैसे जबरन या मानसिक भ्रम की स्थिति में साइन करवाया गया हो। सिया की सांस अटक गई। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि ये शादी कानूनी तौर पर अवैध है? वकील ने धीमे स्वर में कहा। अगर लड़की कोर्ट में आकर कह दे कि उसने होश में साइन नहीं किया था, तो ये शादी रद्द हो सकती है। और हाँ, ये क्रिमिनल केस भी बन सकता है। ग्रे मेंशन। रात हो चुकी थी। मेंशन के एक कोने में खड़ी सिया खामोशी से शिवांगी को देख रही थी, जो बालकनी में अद्विक के साथ बैठी थी, हंसने की कोशिश कर रही थी। तू हंस रही है बच्ची, और तेरा भरोसा धीरे धीरे उसे अपना बना रहा है। पर अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अद्विक को तेरे साथ कुछ गलत करने नहीं दूंगी। ये बदले की आग आखिर में उसे ही जलाएगी। चैप्टर 25। अब आगे। कपूर मेंशन। वही रात, कुछ देर बाद, आशी की धीमी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। वो बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, लेकिन सार्थक को यकीन नहीं था कि वो सचमुच सोई है। सार्थक ने अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। समय हो चुका था रात के 12:47। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना आवाज किए बालकनी की ओर चला गया। उसका दिमाग उस एक पल पर अटक गया था, जब आशी ने फोन पॉकेट में डाला था। ये उसका रोज का फोन नहीं था। उसका शक अब साफ शक्ल ले रहा था। बालकनी में खड़े होकर उसने आर्यन को एक मैसेज टाइप किया। कल सुबह सबसे पहले आशी के मूवमेंट ट्रैक करना, और पता करो उसके पास कितने नंबर रजिस्टर्ड हैं। मैसेज भेजते ही उसने स्क्रीन लॉक कर दी। अगली सुबह सार्थक ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें ऊपर सीढ़ियों पर थीं। ठीक 7:15 पर आशी कमरे से बाहर निकली, जॉगिंग ट्रैक सूट पहने हुए, हाथ में वही पुराना फोन जो सबके सामने इस्तेमाल करती थी। उसके चेहरे पर ताजगी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी जल्दी। वो गार्डन की ओर बढ़ी, और सार्थक चुपचाप उसकी हर हरकत देखता रहा। 5 मिनट बाद आर्यन ने एक फाइल उसके हाथ में रखी। सर, मैडम के नाम पर बस एक ही नंबर रजिस्टर है, जिसे वो रोज यूज करती है। ठीक है, तुम जाओ, अद्विक रॉय से मीटिंग फीस करो। सार्थक ने इतना बोल आर्यन को भेज दिया। सार्थक अपने मन में सोचते हुए, लेकिन आशी के पास मैंने अलग फोन देखा था। क्या वो नंबर किसी और के नाम पर रजिस्टर है? लेकिन किसके? क्या छिपा रही हो तुम आशी? ग्रे मेंशन। मेंशन की हवाओं में आज कुछ हल्का सुकून था। सामने बगीचे में चमेली के फूल खिले थे। शिवांगी लॉन की कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ में एक किताब थी, लेकिन उसकी नजर पन्नों पर नहीं, आसमान पर अटकी हुई थी। वो अब भी अपनी पहचान के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी सिया उसके पास पहुंची। वो हाथ में 2 कप चाय लिए थी। शिवांगी, कुछ देर तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? शिवांगी ने मुस्कुराकर कहा। जरूर बुआ माँ, आप तो यहाँ कभी बैठती ही नहीं। सिया बैठ गई। उसने चाय का कप शिवांगी को दिया और एक गहरी नजर उसकी आंखों में डाली। कुछ देर तक दोनों चुप रहीं। फिर सिया धीरे से बोली, क्या तुम सच में सब कुछ भूल चुकी हो? शिवांगी ने नजरें झुका ली। कुछ भी नहीं याद, सिर्फ नाम, चेहरा, और वो भी इसलिए कि हर कोई यही कहता है। सिया ने थोड़ा झुककर उसका हाथ पकड़ा। अगर मैं तुम्हें कहूं कि जो तुम्हें बताया गया है, वो सब सच नहीं भी हो सकता। शिवांगी चौंकी। मतलब, सिया की आवाज थरथरा गई। तुम्हें अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, और किसी से अकेले में बात करनी चाहिए जो तुम्हें पहले से जानता हो, तुम्हारे पापा। वो वाक्य अधूरा ही था कि शिवांगी, अद्विक की आवाज आए। वह लॉन की ओर आता दिखा। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें सतर्क थीं। सिया तुरंत शांत हो गई, हाथ पीछे खींच लिया। तुम्हें डॉक्टर से कॉल करवाना है, आज एक टेस्ट की डेट तय करनी है। ओह, ठीक है। शिवांगी उठने लगी। सिया ने जल्दी से कहा, कुछ देर और बैठो, बात तो पूरी नहीं हुई। अद्विक ने सिया की बात को काटते हुए कहा।
बातें तो होती रहेंगी बुआ माँ, पहले हेल्थ जरूरी है, याद है ना? उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन सिया को जहर जैसी लगी। शिवांगी थोड़ी उलझी, लेकिन उठ गई। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर सिया की ओर देखा। सिया ने केवल इतना कहा, शिवांगी, किसी पर भी पूरी तरह भरोसा मत करना, यहाँ तक कि मुझ पर भी नहीं। शिवांगी की आंखें एक पल को ठहर गईं, लेकिन फिर अद्विक की आवाज ने उसे वापस खींच लिया। शिवांगी के जाते ही अद्विक लौटकर सिया के पास आया। आप उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी? सिया ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। सच अद्विक, जो तुम उससे छिपा रहे हो। आपको लगता है आप उसे मुझसे छीन सकती हैं? उसने धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में कहा। छीनना नहीं चाहती मैं किसी से, सिया बोली। बस ये चाहती हूँ कि वो अपनी मर्जी से जाने, ना कि तुम्हारे बनाए झूठे अतीत के भरोसे। अद्विक ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्के से मुस्कुराया। सच और झूठ कभी कभी हालात पर निर्भर करता है, बुआ माँ। अद्विक शिवांगी का हाथ थामे क्लिनिक के भीतर दाखिल हुआ। हवा में दवाइयों और डिसइंफेक्टेंट की हल्की सी गंध फैली थी। रिसेप्शन से आगे बढ़ते हुए वो डॉक्टर अमर के केबिन तक पहुंचा। अमर ने फाइल उठाए और जैसे ही मरीज के नाम पर नजर पड़ी, शिवांगी रॉय, उसकी आंखें पल भर के लिए फैल गईं। चेहरे पर हैरानी की हल्की सी परछाई उभरी, जैसे किसी पुराने किस्से की परत अचानक खुल गई हो। अंदर आइए, उसने सामान्य स्वर में कहा, लेकिन उसकी निगाहें बार बार शिवांगी पर टिक रही थीं। चेकअप के दौरान उसने चुपचाप कुछ दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी। अमर बोला, एक्सीडेंट के कारण इनकी मेमोरी शोक में है। ये कुछ मेडिकेशन है, टाइम टू टाइम लेनी होगी। समय के साथ धीरे धीरे इन्हें सब याद आ जाएगा। फिर अचानक पेन रखकर अद्विक की तरफ देखा और धीमे मगर साफ लहजे में बोला, मिसेस रॉय, क्या आप थोड़ी देर बाहर वेट कर सकती हैं? मैं अपने दोस्त से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। शिवांगी ने हैरान नजरों से अद्विक की तरफ देखा, मानो पूछ रही हो क्या हुआ। अद्विक ने बस हल्का सा सिर हिलाया। बिना कुछ कहे शिवांगी कुर्सी से उठी और केबिन से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही अमर कुर्सी से आगे झुक गया। उसकी आवाज अब धीमी लेकिन सवालों से भरी थी। उस दिन तो तू इस लड़की को जानता तक नहीं था, और आज ये तेरी बीवी भी बन गई। चल क्या रहा है ये सब अद्विक? अद्विक की आंखों में हल्की सी कठोरता तैराई। उसने बिना किसी भाव के कहा, तुझे जानने की जरूरत नहीं। बस इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, अमर को अपनी अनकही हैरानी और सवालों के साथ अकेला छोड़ते हुए। अयांश की कार सड़क पर हल्के हल्के सरक रही थी। सुबह का सूरज अब तेज हो चला था, लेकिन कार के भीतर माहौल चुप्पी से भरा था। ड्राइवर सीट पर अयांश और उसके बगल में द्रुति दोनों जैसे अपने अपने ख्यालों में डूबे थे। ऑफिस से कुछ दूरी पहले द्रुति ने धीमे स्वर में कहा, सर, मुझे यही ड्रॉप कर दीजिए। अयांश ने उसकी ओर एक पल देखा। यही? द्रुति की आंखें सामने सड़क पर टिकी थीं। मैं नहीं चाहती ऑफिस में किसी को हमारी शादी के बारे में पता चले। उसके शब्द हवा में ठंड की तरह उतर गए। अयांश ने बिना एक शब्द कहे कार को धीरे से साइड में रोक दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन भीतर वह समझ चुका था, द्रुति को डर है कि इस शादी का असर उसके काम पर न पड़े। वो बस चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। द्रुति दूर भीड़ में खो गई, जैसे उसका हिस्सा कभी था ही नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम का समय। एक हल्की ठंडक वाली हवा कॉफी शॉप के बाहर बह रही थी। अंदर एक कोने की टेबल पर आशी बैठी थी, हाथ में गर्म कॉफी का मग, आंखें दरवाजे पर जमी हुई, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। दरवाजा खुला, और सामने से फॉर्मल ऑफिस वेयर में एक लड़की अंदर आई। द्रुति। आशी ने हल्का सा हाथ हिलाकर उसे बुलाया। इधर बैठो। द्रुति बैठते ही बोली, मैम, आपने मुझे यहाँ ऐसे अचानक क्यों बुलाया? और ये हमारे अलावा कोई और क्यों नहीं है? तभी एक वेटर आया और उसके सामने कॉफी रख गया। वो कोई और नहीं, नक था। वेटर थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी निगाहें जैसे टेबल पर ही टिकी थीं। आशी ने गहरी सांस लेकर द्रुति की आंखों में सीधे देखा। खन्ना मेंशन में सब वैसा नहीं है जैसा दिखता है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। द्रुति की भौहें सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर हैरानी और न समझ पाने की झलक थी। आशी आगे झुककर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, जो भी हो जाए, ऑफिस या घर, तुम या अयांश किसी भी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े साइन नहीं करोगे, और न ही अयांश को करने दोगी। उसकी आवाज में ऐसा भार था कि द्रुति के होंठ हल्के से खुले रह गए, मानो पूछना चाहती हो क्यों, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसकी आशी से सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। द्रुति को वही उसके सवालों के साथ छोड़ आशी चली जाती है। जाते जाते एनके की ओर इशारा कर गई। चैप्टर 26।
अब आगे। कॉफी शॉप में बैठी हुई द्रुति आशी की बातें सोच रही थी। तभी वहां एनके आता है। वो टेबल से कप उठाते हुए एक पर्ची द्रुति के लिए छोड़ जाता है। द्रुति पर्ची उठाती है और पढ़ती है। उस पर्ची में लिखा था, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। पर्ची को पढ़ने के बाद द्रुति वहां से उठकर बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ सार्थक का एक गार्ड आशी पर नजर रखे हुए था। वो सार्थक को मैसेज भेजता है, सर, मैडम अयांश खन्ना की असिस्टेंट से यहाँ अकेले मिलने आए हैं। मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। आशी की ब्लैक मर्सिडीज बेंज का पीछा करते हुए वो गार्ड भी उनके पीछे लग जाता है। आशी की कार एक मॉल की पार्किंग में जाकर रुकती है और वो गार्ड भी उनके पीछे लग जाता है। आशी सीधी मॉल के अंदर चली जाती है। वो एक मल्टी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाती है, जहां नव उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। मैम, ये स्टोर जिंदल ग्रुप्स ने खरीद लिया है, नव ने कहा। आशी ने जवाब में कहा, गुड जॉब। आशी हर एक ड्रेस को देख रही थी। अचानक उसकी नजर सामने खड़े एक शख्स पर अटक गई। लगभग 38 साल का एक आदमी, जिसके माथे पर एक निशान था। वो साधारण कपड़ों में शीशे के सामने खड़ा कुछ कपड़े अपने ऊपर लगाकर देख रहा था। आशी ने मन ही मन सोचा, क्या ये वही शख्स है? पीछे से नव बोला, मैम, कुछ हुआ है, आप रुक क्यों गए? आशी अपनी गार्डन हिला आगे बढ़ गई। नेक्स्ट डे, ग्रे मेंशन गार्डन में सिया ने जानबूझकर शिवांगी को वहां आने के लिए कहा था। पक्षियों की आवाजें, फूलों की महक और दूर से आती धीमी हवा, एक शांत माहौल था, लेकिन सिया का मन भीतर से बहुत अशांत था। शिवांगी धीरे धीरे वहां पहुंची, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में वही मासूमियत। बुआ माँ, आपने बुलाया? सिया ने जमीन पर बिछी बेंच की ओर इशारा किया। हाँ, बैठो न, थोड़ा बात करनी थी तुमसे। दोनों बैठ गईं। शिवांगी ने अपनी उंगलियों से घास के सिरों को छूते हुए पूछा। सब ठीक है। सिया ने सीधा सवाल नहीं पूछा। वो चाहती थी कि पहले थोड़ा सा मन खोले। कुछ क्षण चुप रहकर वो बोली, शिवांगी, उस दिन जो तुमने साइन किए डॉक्यूमेंट्स थे, तुमने वो अपनी मर्जी से किए थे? शिवांगी ने चौंक कर सिया की ओर देखा, फिर उसकी नजरें झुक गईं। बुआ माँ, मुझे कुछ भी याद नहीं, सच कहूं तो नाम तक भूल चुकी थी। लेकिन जब अद्विक ने बताया कि मैं उससे प्यार करती थी और हमारी शादी जबरदस्ती की जा रही थी, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो मुझे उसकी बात पर यकीन हुआ। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उसी ने मुझे दिखाया कि मेरी तस्वीरें न्यूज में आ रही थी, कि मैंने घर छोड़ दिया था, कि मैं खुद उससे शादी करना चाहती थी। और उस वक्त, वो सिया की आंखों में झांकती हुई बोली, उसकी बातों में सच्चाई दिखी बुआ माँ, कोई जबरदस्ती नहीं थी। मैंने साइन अपनी मर्जी से किए। सिया कुछ बोल नहीं पाई। मुझे याद नहीं, लेकिन उसे सब याद है ना? शिवांगी की आवाज अब भरोसे से भरी थी। अगर उसने ये सब कहा है, तो कुछ तो सच होगा, शायद हम वाकई एक दूसरे से प्यार करते थे। सिया के गले में जैसे कोई कांटा फंस गया। उसने शिवांगी की हथेली अपने हाथों में ली। पर अगर अगर कोई इंसान तुम्हारी याददाश्त खोने के बाद तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा रहा हो। शिवांगी की आंखें अब भी शांत थीं। लेकिन अद्विक तो ऐसा नहीं है, बुआ माँ, उसने मेरी कितनी देखभाल की है। सिया अपने मन ही मन सोचती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शिकारी पहले जानवर को भरोसे में लेता है। एक एक कदम से उसे अपने पिंजरे के करीब ले जाता है। और वो बच्ची, उसकी बातों को प्यार समझ बैठी। सीन समाप्त। शिवांगी उठती है। माफ कीजिए बुआ माँ, शायद मैं आपकी चिंता का मतलब ठीक से नहीं समझ पाई। लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता अब भी सच्चा लगता है, भले ही यादें खो चुकी हूँ। वो उठकर धीरे धीरे वहां से चली गई। सिया वहीं बैठी रह गई। हाथों में खालीपन, दिल में बेचैनी, और मन में डर। मैं कैसे तुम्हें उसकी सच्चाई दिखाऊं? दूसरी ओर, अयांश खन्ना की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी। उसने सबके सामने साफ कह दिया था कि शिवांगी शादी छोड़कर भागी नहीं है, बल्कि उसने वही किया जो सही था। उसके शब्द अब भी मीडिया चैनलों पर गूंज रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ असली खेल कहीं और चल रहा था। रॉय ग्रुप्स की ऊंची बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर अद्विक के केबिन का माहौल शांत लेकिन भारी था। बाहर शीशे की दीवारों से शहर की रफ्तार साफ दिख रही थी, पर अंदर हवा में एक अनकही टेंशन तैर रही थी। सार्थक वहां पहले से बैठा हुआ था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे घूम रही थी, और हर गुजरता सेकंड मानो उसकी बेचैनी बढ़ा रहा था। करीब 1.5 घंटे लंबी मीटिंग खत्म कर आखिरकार अद्विक दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसकी चाल थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान कायम थी जो अक्सर उसके विरोधियों को असहज कर देती थी। सॉरी, आपको ज्यादा वेट करना पड़ा।
अद्विक ने सहज लहजे में कहा और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। सार्थक ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, वेट करना मुझे मंजूर था। मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि कपूर ग्रुप्स के शेयर्स आप क्यों खरीद रहे हैं। अद्विक ने हल्की हंसी छोड़ी, मानो ये सवाल उसने पहले से ही सोचा हो। क्योंकि किसी को तो खरीदने थे, और मैंने खरीद लिए। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे इस डील के पीछे सिर्फ बिजनेस नहीं, कोई और बड़ा खेल छिपा हो। सार्थक ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन आपको और भी बहुत से रास्ते मिल सकते थे। फिर कपूर ग्रुप्स ही क्यों? अद्विक कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुका और अपनी टाई ढीली करते हुए धीमे स्वर में बोला, वैसे इन शेयर्स से भी कीमती एक चीज है मेरे पास। सार्थक का माथा सिकुड़ गया। मैं कुछ समझा नहीं। अद्विक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, समय आने पर सब समझ आ जाएगा। उसकी आवाज में रहस्य की वो ठंडक थी जो किसी भी मजबूत इंसान को भीतर तक हिला दे। केबिन में सन्नाटा पसर गया। बाहर ट्रैफिक का शोर, मीटिंग हॉल से आती टाइपिंग की आहट, सब जैसे गायब हो गए थे। सार्थक को महसूस हुआ कि अद्विक सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा। ग्रे मैंशन रात। कमरे की हल्की पीली रोशनी में शिवांगी अकेली बैठी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी, लेकिन उसके मन की बेचैनी किसी तूफान से कम नहीं थी। बुआ माँ की बातें उसके कानों में अब भी गूंज रही थीं। शिवांगी, इस दुनिया में किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत करना। हर कोई अपना मतलब निकाल कर चला जाता है। शिवांगी ने आंखें बंद की। एक पल के लिए वो चाहती थी कि काश उसके पास किसी का सच्चा सहारा होता, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। नहीं, अब मुझे खुद ही अपने फैसले लेने होंगे। उसने धीरे से फोन उठाया। स्क्रीन पर उंगलियां चली और अचानक उसे अयांश की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव क्लिप सामने दिख गया। शिवांगी शादी छोड़कर भागी नहीं है। उसने वही किया जो सही था। वो अपने प्यार के साथ है, और मैं अपने प्यार के साथ। अयांश के ये शब्द सुनकर शिवांगी की आंखों में एक पल के लिए नमी आ गई। वो जानती थी कि ये दुनिया अब अलग नजरों से उसे देखेगी, लेकिन अयांश ने सबके सामने उसकी इज्जत बचा ली थी। फोन को टेबल पर रखते हुए उसने गहरी सांस ली। क्या मुझे अपनी फैमिली से मिलना चाहिए? उसने खुद से बुदबुदाया। मन में सवाल कई थे, पर जवाब कोई नहीं। आखिरकार उसने लैपटॉप खोला और कपूर इंडस्ट्रीज के बारे में सर्च करना शुरू किया। आर्टिकल्स, पुराने न्यूज क्लिपिंग्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट, सब उसने ध्यान से पढ़ा। हर पंक्ति के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। ये लोग मेरी फैमिली हैं, लेकिन क्या ये मुझे वैसे ही अपनाएंगे जैसे मैं चाहती हूँ? फिर भी उसके चेहरे पर धीरे धीरे शांति उतर आई, मानो उसने मन ही मन एक फैसला ले लिया हो। मैं एक बार अकेले में जरूर अपनी फैमिली से मिलूंगी, चाहे जो भी हो। कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। बाहर रात और गहरी हो रही थी, लेकिन शिवांगी की आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे उसने आने वाले कल से सीधा सामना करने का साहस पा लिया हो। चैप्टर 27। अब आगे। ग्रे मेंशन। आधी रात। कमरे में सन्नाटा था। शिवांगी गहरी नींद में सो चुकी थी। उसके चेहरे पर थकान और हल्की बेचैनी दोनों झलक रही थी। अद्विक धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नजर तुरंत पास रखी टेबल पर पड़ी, जहां लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन स्लीप मोड में थी। उसने उंगलियों से उसे ऑन किया और सर्च हिस्ट्री देखने लगा। उसके सामने सिर्फ एक ही नाम बार बार झलक रहा था, कपूर एंटरप्राइजेस। कंपनी का एड्रेस, डायरेक्टर्स के नाम, पुराने आर्टिकल्स और होम एड्रेस। अद्विक के होठों पर फीकी सी मुस्कान आई। उसने शिवांगी की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाया, तो कपूर मेंशन जाने की तैयारी हो रही है, बीवी। उसकी आवाज में प्यार और हल्की सी शरारत थी। अगली सुबह शिवांगी की आंखें खुली तो सबसे पहले उसने अद्विक का चेहरा देखा। वो बहुत करीब था, जैसे पूरी रात उसे देखता रहा हो। शिवांगी के मन में पहला ख्याल आया, मुझे आप पर बहुत भरोसा है, लेकिन ना जाने क्यों बुआ माँ की बातें मेरे दिल में घर कर गई हैं। शायद मुझे एक बार अपनी फैमिली से मिलना ही होगा। वो धीरे से उठने लगी, लेकिन तभी अद्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके से अपनी ओर खींच लिया। शिवांगी उसकी छाती से टकराए और उसकी सांसों की गर्मी अपने गालों पर महसूस की। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अद्विक ने मुस्कुराते हुए उसके बिखरे बाल कान के पीछे किए और बेहद नरमी से फुसफुसाया, गुड मॉर्निंग, बीवी। इसके बाद उसने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। क्या तुम अपनी फैमिली से मिलना चाहोगी? शिवांगी हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। वो कैसे जान गया? अद्विक की नजरों में गहरी सच्चाई थी। उसने आगे कहा, हमें उनसे मिलना चाहिए, अब और भागने का वक्त नहीं है।
शिवांगी की आंखों में हल्की नमी आई, पर होठों पर पहली बार उम्मीद भरी मुस्कान। कुछ देर बाद अद्विक की कार कपूर मैंशन के गेट पर आकर रुकी। ऊंची दीवारें, गार्ड्स और शाही हैसियत का एहसास, सब शिवांगी के दिल की धड़कनों को और तेज कर रहे थे। अद्विक ने इंजन बंद किया और उसकी ओर झुककर बोला, तुम पहले जाओ, ये तुम्हारा हक है। शिवांगी ने घबराहट में सिर हिलाया। कार का दरवाजा खोला और एक गहरी सांस लेकर बाहर निकल आई। उसकी नजर कपूर मैंशन के विशाल दरवाजे पर टिकी थी। वो धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये घर मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाएगा? उसके हाथ कांपे, लेकिन उसने दरवाजे की घंटी दबा दी। दरवाजा खुला और सब थम गया। सर्वेंट उसे देखकर चौंक गया। मैडम, आप? शिवांगी हल्के से मुस्कुराए। वो सर्वेंट जाकर संयम सिद्धि को बताता है कि नीचे शिवांगी मैम आई है। संयम और सिद्धि नीचे आते हैं। सीढ़ियों से उतरते हुए संयम की आंखों में आग थी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कपूर खानदान की इज्जत को लंघ कर चली गई थी तुम। वो झपटते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं, हाथ उठाने ही वाले थे। हिम्मत भी मत करिएगा मिस्टर कपूर। आवाज भारी थी, सख्त थी, और अद्विक रॉय की थी। वो मेंशन के दरवाजे से सीधा भीतर आता है, सबके सामने खड़ा होता है। अब वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी पत्नी भी है। सार्थक और आशी भी नीचे आ चुके थे। अद्विक सीधे शिवांगी के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। नाउ शी इज माई वाइफ, मिस्टर कपूर। शिवांगी हिल गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो अद्विक को देख रही थी। सिद्धि संयम का हाथ पकड़ लेती हैं। बस कीजिए, अगर आप हाथ उठाते तो आज बेटी को नहीं खुद को खोते। संयम एकदम चुप हो जाते हैं। आशी धीरे से बोली, शिवांगी, क्या तुम वाकई इस आदमी से शादी कर चुकी हो? शिवांगी उसकी ओर देखती है, शब्द नहीं निकलते, बस अपनी नजरें झुका हाँ में सर हिला देती है। अद्विक ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए संयम और बाकी फैमिली की ओर देखा। उसकी आवाज उतनी ही स्थिर थी जितनी बिजनेस मीटिंग्स में होती है। 2 दिन बाद मेरे पापा की बरसी है, जरूर आइएगा मिस्टर कपूर। उसने ये शब्द सीधे संयम की ओर देखते हुए कहे। माहौल में एक पल को खामोशी छा गई। इसके बाद अद्विक ने शिवांगी का हाथ थामा और उसे बाहर ले जाने लगा। दोनों सीढ़ियां उतरकर कार तक पहुंचे ही थे कि पीछे से एक आवाज गूंजी, छोटी। शिवांगी का दिल धड़क उठा। उसने पलटकर देखा, वो सार्थक था। उसके चेहरे पर वही अपनापन और तड़प थी जो केवल एक भाई की आंखों में अपनी बहन के लिए हो सकती है। शिवांगी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके होठों तक आते आते टूट गए। अगले ही पल सार्थक ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे नहीं पता तुम अद्विक से कब, कहां और कैसे मिली। सार्थक की आवाज भर्रा गई थी, लेकिन अगर तुम पहले ही मुझे सब बता देती तो तुम्हारा साथ जरूर देता, छोटी। शिवांगी की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी उंगलियां अनायास ही सार्थक की कमीज पकड़ चुकी थी, जैसे बरसों का सारा दर्द बाहर निकल आया हो। सार्थक ने फिर धीरे से शिवांगी का चेहरा अपने हाथों में थामकर अद्विक की ओर देखा। सच कहूं तो मेरी बहन किसी भी शेयर से ज्यादा कीमती है। उम्मीद है मिस्टर रॉय कि अपने बिजनेस की तरह अपनी बीवी का भी उतना ही ख्याल रखोगे। अद्विक ने बस हल्की सी स्माइल दी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास भी था और अपनापन भी। लेकिन ठीक उसी वक्त सार्थक के पीछे खड़ी आशी अपने मन में बोली, पर एक बात मुझे खाए जा रही है। उसने तेज नजरों से शिवांगी और अद्विक दोनों को देखा। अद्विक को इंडिया आए ज्यादा समय नहीं हुआ, फिर भी शिवांगी उसी के लिए शादी से भाग गई। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। आशी शक भरी नजरें से अद्विक को देख रही थी, जो अद्विक भी महसूस कर पा रहा था। क्या आशी जान पाएगी एडविक के असली इरादे? लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चैप्टर 28 कपूर मेंशन। आधी रात। हॉल की सारी लाइट्स बुझ चुकी थीं। पूरा घर नींद में डूबा लग रहा था, मगर आशी के कमरे की बालकनी पर हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। आशी बेचैन होकर बार बार चहलकदमी कर रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने ड्रेसिंग टेबल के नीचे छुपाया हुआ दूसरा फोन निकाला, चारों ओर नजर दौड़ाए और तुरंत नंबर डायल कर दिया। आरवी। उसकी आवाज धीमी लेकिन घबराई हुई थी। क्या आप मेरे लिए पता कर सकते हैं कि अद्विक रॉय और शिवांगी कैसे और कहां मिले थे? फोन के उस पार कुछ पल खामोशी रही, फिर आरवी की भारी आवाज आई, ठीक है, मैं पता लगाऊंगा, लेकिन आशी, तुम ये सब क्यों? आशी ने बीच में ही काट दिया, बस आरवी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। यहाँ सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी।
आशी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फोन वापस छुपा दिया। फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई, मानो सब सामान्य हो। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि कमरे के कोने में सार्थक लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे गहरी नींद में हो, पर असल में वो पूरी तरह जाग रहा था। सार्थक ने आशी की हर हरकत देखी थी। उसकी कानों में आरवी का नाम गूंज रहा था। आरवी? कौन है आरवी? आशी उससे छुपकर क्यों बात कर रही है? और क्यों अद्विक शिवांगी पर शक कर रही है? सार्थक की मुट्ठी कस गई। उसके चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिला जुला भाव था। अगर आशी मेरी बीवी है, तो ये सब मुझसे छुपाकर क्यों कर रही है? दूसरी ओर कपूर मैंशन की छत। ठंडी हवा चल रही थी। संयम बालकनी के कोने पर खड़ा फोन पर बात कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थी, मानो कोई भारी बोझ उसके दिल पर बैठा हो। तुम्हारे कहने पर मैंने अपने बेटे की शादी आशी से करवाई। संयम की आवाज गुस्से और लाचारी से कांप रही थी। अब तुम मेरा एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। मेरी बेटी, मेरी शिवांगी ने अद्विक रॉय से शादी कर ली, और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं हुई। उधर से एक भारी आवाज गूंजी। क्या कहा तुमने? अद्विक रॉय? संयम की सांसें थम गईं। हाँ, अद्विक रॉय। उसके बाद उस आवाज में और भी गहराई आ गई। क्या ये वही नहीं, तुम्हारे पुराने दोस्त अधीर रॉय का बेटा? ये नाम सुनते ही संयम की आंखें फैल गईं। उसके हाथ से लगभग फोन फिसल ही गया। अधीर रॉय, उसने खुद से दोहराया। यादों की परतें उसके दिमाग में खुलने लगी। कॉलेज के दिन, बिजनेस पार्टनरशिप की बातें, और फिर एक दर्दनाक धोखा जिसने दोनों की दोस्ती तोड़ दी थी। वो मेरे दोस्त का बेटा है? क्या सच में? संयम बुदबुदाया। उसकी आवाज में अब हैरानी में हैरानी थी। संयम फोन रख बोला, मुझे जानना ही होगा। क्या वो सच में मेरे अधीर का बेटा है? खन्ना मेंशन आज रोशनी से जगमगा रहा था। सारा परिसर सुनहरे झूमरों, सजी हुई कांच की लालटेन और सफेद ऑर्किड से ढका हुआ था। मुख्य गेट से लेकर हॉल तक रेड कारपेट बिछा था, जिस पर हर कदम किसी फिल्म प्रीमियर जैसा एहसास दे रहा था। बाहर मीडिया कैमरों की फ्लैश लाइटें लगातार चमक रही थीं। शहर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, खन्ना एंटरप्राइजेस, का वारिस अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था, और हर किसी की निगाहें उसी पर टिकी थीं। आज का दिन खास इसलिए भी था कि अयांश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहली बार उसकी पत्नी धृति लोगों के सामने आ रही थी। लोग सिर्फ एक झलक के लिए बेताब थे, ये जानने के लिए कि आखिर जिसने खन्ना साम्राज्य के उत्तराधिकारी का दिल जीता, वह कैसी है। अंदर हॉल में माहौल बिल्कुल अलग था। क्रिस्टल की झूमरनुमा लाइटें, कोनों में बजता सॉफ्ट जैज, और बीच में सजी हुई गोल टेबल्स। हर टेबल पर सफेद गुलाब और रेड रोज का सेंटरपीस रखा था। हॉल के कोने में वायलिन और पियानो की लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी। सारा माहौल ऐसा था मानो किसी राजसी दावत का आयोजन हो। मेहमान एक एक कर आते जा रहे थे। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, कुछ राजनीतिक हस्तियां और खास फ्रेंड्स। हर कोई सजे धजे कपड़ों में अपनी शान और रुतबा लिए खड़ा था। इसी बीच अचानक हॉल के दरवाजे खुलते हैं, और अंदर कदम रखते हैं आज की शाम के असली स्टार। अयांश ने ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखा था, और उसके साथ मैचिंग करती धृति रेड कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनकी जोड़ी देखकर वाकई यही लग रहा था कि वे मेड फॉर ईच अदर हैं। धृति की साड़ी पर हल्के सुनहरे धागों की कढ़ाई थी, और उसकी पतली कमर पर साड़ी की पल्लू बड़े नफासत से गिर रही थी। गले में डायमंड का हार और हल्की मुस्कान के साथ जब वह यांश का हाथ थामे अंदर आई, तो सबकी नजरें कुछ पल को उन पर थम गईं। कैमरों की फ्लैश लगातार चल रही थी। हर कोई दोनों की जोड़ी को देखकर वाह वाह कर रहा था। लुकिंग स्टनिंग मिसेस खन्ना, किसी ने कहा। यू बोथ आर परफेक्ट कपल, किसी और की आवाज आई। अयांश ने धृति का हाथ कसकर पकड़ा और भीड़ के बीच उसे सहजता से आगे बढ़ाता रहा। उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था, जैसे वह सबको बताना चाहता हो कि यह औरत अब उसकी जिंदगी का हिस्सा है, उसकी ताकत है। कुछ देर बाद पार्टी हॉल के पिछले हिस्से से एक और जोड़ी दाखिल हुई। सार्थक कपूर, अपनी शांत लेकिन प्रभावशाली पर्सनैलिटी के लिए पहचाना जाने वाला बिजनेसमैन। ग्रे कलर का 3 पीस सूट, हाथ में वाइन का गिलास और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसके साथ चल रही थी आशी। आशी ने हल्के ब्लू और सिल्वर का गाउन पहना था। बाल खुले हुए थे और कानों में पली इयररिंग्स। उसके चेहरे पर एक सादगी थी, लेकिन जब वह मुस्कुराती तो पूरी महफिल फीकी पड़ जाती। जैसे ही वे दोनों अयांश और धृति के पास पहुंचे, अयांश ने आगे बढ़कर सार्थक को गले लगाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, सार्थक ने धीमे स्वर में कहा। थैंक यू सार्थक, तुम्हारे बिना ये शाम अधूरी थी, अयांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आशी ने धृति को गले लगाया और गिफ्ट थमाया।
खुश रहो हमेशा, आशी की आवाज में दुआ थी। ध्रुति मुस्कुराए और बोली थैंक यू दी। लेकिन उसी पल आशी की नजर अयांश पर पड़ी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत अपने चेहरे को संभाला और मुस्कान ओढ़ ली। लेकिन वह जानती थी यह मुस्कान नकली है। सार्थक ने बस एक नजर डाली और सब समझ गया। उसके लिए आशी की आंखें खुली किताब थीं। वह जानता था कि अयांश को इस तरह खुश देखकर आशी के भीतर क्या चल रहा होगा। कुछ देर बाद, जब सब मेहमान आपस में बातें करने लगे, अयांश चुपचाप आशी के पास आया। थैंक भा, उसने कहना शुरू ही किया था कि आशी ने तुरंत उसे रोक दिया। आई एम सॉरी, आशी की आवाज में हल्की सख्ती थी लेकिन आंखों में नरमी। भाभी, अयांश ने झिझकते हुए कहा। नहीं, आशी ने धीरे से उसका हाथ थामते हुए कहा, कभी मत कहना ये शब्द। अगर चाहो तो मिसेस कपूर कह सकते हो, या फिर दी बुला सकते हो। बस भाभी नहीं। उसने उसके गाल पर हल्के से हाथ रखा और मुस्कुराई। समझे? अयांश की आंखें कुछ पल को भर आईं। उसे एहसास हुआ कि यह रिश्ता कितना जटिल है। वह झुककर सिर हिला ही रहा था कि तभी आशी के पास उसका एक बिजनेस पार्टनर आ गया। मिसेस कपूर, हमें आपसे एक प्रोजेक्ट पर डिस्कस करना था। आशी मुस्कुराकर तुरंत उसके साथ साइड में चली गई। दूर खड़ा सार्थक सब देख रहा था। वह लोगों से बातें कर रहा था, हंसी मजाक भी कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक शख्स पर टिकी थी, आशी। उसे पता था कि आशी कितनी मजबूत दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीतर से उसका दिल कितना टूटा हुआ है। भीड़ के बीच भी, रोशनी और शोरगुल के बीच भी, आशी और सार्थक की नजरें कई बार मिली। और हर बार ऐसा लगा जैसे उनके बीच एक अनकहा संवाद हो रहा हो। चैप्टर 29। अब आगे। रिसेप्शन पार्टी। हल्के संगीत और हंसी मजाक के बीच हॉल के एक कोने में सानवी खड़ी थी। उसने वाइन का गिलास हाथ में लिया हुआ था और आंखों में हल्की चिढ़ झलक रही थी। उसके पास खड़ी उसकी मां सावी खन्ना भी मेहमानों से हल्की फुल्की बातें कर रही थी। सानवी ने धीरे से झुककर अपनी मां से फुसफुसाया, ये क्या है मॉम, इस बेहंजी के लिए इतना बड़ा रिसेप्शन? मीडिया, इन्वेस्टर्स, बोर्ड मेंबर्स, सबको बुला लिया। ये सब बकवास नहीं है क्या? उसकी आवाज में ईर्ष्या और ताना साफ झलक रहा था। सावी ने तुरंत अपनी बेटी की कलाई दबाए और उसे सख्ती से देखा। सानवी, आवाज धीमी रखो, यहाँ हर कोई सुन रहा है। सानवी ने होंठ सिकोड़ लिए, मगर आंखों में अब भी वही आग जल रही थी। मॉम, आप माने या न माने, ये औरत हमारी फैमिली का हिस्सा बनने लायक ही नहीं है। देखना, एक दिन ये सब बर्बाद कर देगी। सावी ने गहरी सांस ली। उसे अपनी बेटी की बातें चुभ रही थीं। उधर रिसेप्शन हॉल के दूसरे हिस्से में अंश खन्ना कुछ इन्वेस्टर्स के साथ बिजनेस ग्रोथ और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर बात कर रहा था। उसकी आवाज मजबूत थी, चेहरे पर आत्मविश्वास और हाथ में वाइन का गिलास। लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़ी। एक आदमी खड़ा था, साधारण से कपड़ों में, भीड़ में लगभग गुमसा। लेकिन उसकी आंखें सीधे अंश पर टिकी थीं। अंश ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। उसने ऐसे जताया जैसे वह उस आदमी को जानता ही न हो। लेकिन ठीक उसी पल, उस शख्स ने जेब से फोन निकाला और हल्के से फोन चेक करने का इशारा किया। अंश का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक रहा था। अननोन नंबर, बात करनी है, अभी, अकेले, वरना तुम्हारा राज सभी को बता दूंगा। अंश के माथे पर पसीने की हल्की बूंदें आ गईं। उसने तुरंत गिलास टेबल पर रखा और इन्वेस्टर्स से मुस्कुराते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, जेंटलमैन, आई जस्ट बी बैक। वह तेज कदमों से हॉल से बाहर निकल गया। अंश मेंशन के पिछली ओर बने कॉरिडोर से होते हुए गार्डन की तरफ गया। यहाँ रोशनी कम थी और पार्टी का शोरगुल भी बहुत हल्का सुनाई दे रहा था। कुछ ही सेकंड बाद वही शख्स वहां आया। चेहरे पर कैप थी, आंखों में अजीब सा सन्नाटा। क्या चाहिए तुम्हें? अंश ने दबी आवाज में पूछा। शख्स ने हौले से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, और तुम्हें ये भी पता है कि अगर मैंने मुंह खोला तो सब खत्म। अंश की सांसें तेज हो गईं। चुप रहो, यहाँ कोई भी हमें देख सकता है। तो फिर सुन लो, उस शख्स ने ठंडी आवाज में कहा, जो मैंने कहा है वो करना ही पड़ेगा, वरना खन्ना ग्रुप्स तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। तुम जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अंश की सांसें तेज थीं। उसके सामने खड़ा शख्स अब भी अजीब सी शांति से मुस्कुरा रहा था। देखा तुमने, उसने धीमे स्वर में कहा, इतनी भीड़ है, लेकिन सच सबको नहीं दिखता। और सच ये है कि वो जिंदा है। अंश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें जैसे बाहर आने को थीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंश की आवाज कांपी। उसकी लाश मैंने अपनी आंखों से देखी थी। वो उन तीनों की लाश थी, तीनों की। वह शख्स हल्के से हंसा।
उसकी हंसी सुनकर अंश की रगों में ठंडक दौड़ गई। तीनों की? वह मजाक उड़ाते हुए बोला। नहीं मिस्टर खन्ना, तीनों की नहीं, सिर्फ दो। एक लाश नकली थी। अंश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में रिसेप्शन की दूर से आती संगीत की आवाज अब किसी शव यात्रा के नगाड़े जैसी लग रही थी। उसने हड़बड़ाकर पूछा, नकली? ये कैसे हो सकता है? मैंने मैंने खुद कंफर्म किया था। शख्स ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। यही तो मजा है इस खेल का। जो तुमने कंफर्म किया, वही सबसे बड़ा झूठ था। और अब वो वापस लौट आया है। अंश के माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़कने लगी। न नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सच और झूठ की परिभाषा बदल चुकी है मिस्टर खन्ना, शख्स ने फुसफुसाकर कहा, और याद रखो, वो इस पार्टी में मौजूद है। अंश की हालत। अंश वही दीवार से टिककर खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। दिमाग में वही लाशें घूम रही थी, 3 लाशें, आग में झुलसी हुई, बुरी हालत में। अगर एक लाश नकली थी, तो फिर कौन जिंदा है? उसका सीना धक धक करने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सांसें किसी ने रोक दी हों। अंश का सब्र जवाब दे गया। उसने उस आदमी की कॉलर पकड़कर जोर से उसे दीवार से दे मारा। बकवास मत कर, बता कौन जिंदा है? कौन है वो? है ना, वो थी। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे किसी डर और उम्मीद के बीच फंसा हो। चल, मिलवा मुझे उससे, अभी के अभी। उस आदमी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसकी आंखों में एक ठंडी, डरावनी मुस्कान थी। वो हल्के से हंसा और धीरे से बोला, इतना बेचैन? अच्छा है, लेकिन ये बेचैनी सस्ती नहीं है मिस्टर खन्ना। अंश ने गुस्से से उसकी कॉलर और कस ली। क्लियर बोल, किसकी बात कर रहा है तू? वो आदमी बिना डरे बोला। राज सस्ते नहीं मिलते। अगर तुम ये सच दुनिया से छुपाना चाहते हो, और अगर उसकी पहचान जानना चाहते हो, तो कीमत देनी पड़ेगी। अंश ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, कितनी कीमत? वो आदमी सीधा उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, 5 करोड़। अंश ठठाकर हंसा। 5 करोड़? तेरी औकात भी है इतनी? जानता है तू किससे पैसे मांग रहा है? आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। औकात? उसने धीरे धीरे कहा, औकात की चिंता मत करो, तुम्हारी औकात है इतनी रकम देने की। और अगर नहीं दोगे, तो जेल जाने की औकात तो है ही तुम्हारी। अंश की सांसें अटक गईं। जेल? आदमी ने उसकी कॉलर छुड़ाए और पास झुककर फुसफुसाया। हाँ, जेल, क्योंकि वो वापस आ गया है। और इस बार, सिर्फ बदला लेने। अंश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो वापस आ गया है, बदला लेने। उसकी आंखों के सामने अचानक कई पुराने पल तैर गए। वो हादसा, वो 3 लाशें, अंधेरी रात, चीखें, और उसका अपना फैसला। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, अंश ने मन ही मन कहा। मैंने सब खत्म कर दिया था, सब। फिर कैसे? उसके माथे पर पसीने की बूंदें और गहरी हो गईं। तब तू झूठ बोल रहा है, अंश ने हकलाते हुए कहा। अगर वो सचमुच वापस आ गया है, तो साबित कर, उसका नाम ले, उसका चेहरा दिखा। आदमी ने एक पल को उसे देखा और ठंडी हंसी छोड़ी। नाम, चेहरा, सब मिलेगा, लेकिन दाम देने होंगे। 5 करोड़, वरना देखना, कल की सुर्खियां क्या होंगी। तुझ पर तरस खा 1 हफ्ता देता हूँ तुझे। इतना बोल वो बाहर की ओर चला गया। रिसेप्शन हॉल। उसी वक्त, हॉल में द्रुति और अयांश मेहमानों के साथ हंसी खुशी में लगे थे। आशी दूर खड़ी सब देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार अंश की ओर जा रहा था, जो अचानक हॉल से गायब हो गया था। सार्थक की पैनी नजरें मेहमानों के बीच भी आशी की बेचैनी को भांप गई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो कोई गहरी बात उसे भीतर ही भीतर खाए जा रही हो। सार्थक ने अपनी बातचीत को बीच में ही रोककर धीरे से उसके पास आकर कानाफूसी की। सब ठीक है? उसकी आवाज में सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता भी घुली हुई थी। आशी ने एक झूठी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और अपने भीतर चल रहे तूफान को छिपाते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें सार्थक से कुछ और ही कह रही थीं। सार्थक ने बिना कुछ और कहे उसका हाथ धीरे से थाम लिया। उस स्पर्श में एक अनकहा भरोसा था। तो चलें? उसने हौले से पूछा। आशी ने राहत की सांस ली। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अयांश से मिलकर चलते हैं। सार्थक ने उसकी बात समझते हुए चारों ओर नजर दौड़ाई। कुछ ही पल में उसने अयांश को अंश के साथ आते हुए देखा। उन्हें साथ देखकर आशी के दिल पर जैसे किसी ने जोर से वार किया। उसकी मुट्ठियां कस गईं, नाखून हथेली में चुभने लगे। एक पल को लगा जैसे उसका चेहरा भावनाओं का आईना बन जाएगा, लेकिन उसने तुरंत ही उन लहरों को शांत कर दिया। उसके चेहरे पर फिर वही शांत, निर्विकार भाव लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
पर दिल की गहराइयों में एक अजीब सी हलचल और टीस महसूस हो रही थी। चैप्टर 30। अब आगे। आधी रात को कपूर मेंशन की भव्यता गहरी खामोशी में डूब चुकी थी। रिसेप्शन पार्टी से लौटकर थकान से चूर आशी नींद के आगोश में थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज कमरे में गूंज रही थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। सार्थक, जिसकी आंखों में नींद नहीं थी, ड्रेसिंग टेबल के सामने झुका हुआ था। उसकी उंगलियां दराजों के नीचे उस छिपी हुई जगह को टटोल रही थी जहां उसने आशी का फोन छिपाते हुए देखा था। एक अजीब बेचैनी और संदेह ने उसके दिल को जकड़ रखा था। कुछ ढूंढ रहे हैं आप? पीछे से आए आशी की आवाज ने सार्थक को चौंका दिया। वह गहरी सांस लेकर धीरे से पलटा। आशी बिस्तर से उतरकर आधी नींद में ही उसके पास आ चुकी थी। उसकी बिखरी हुई जुल्फें और नींद से भरी आंखें मनमोहक लग रही थीं। मेरा परफ्यूम नहीं मिल रहा, सार्थक ने नजरें चुराते हुए कहा। आशी ने अपनी पलकें छोटी कर शक भरी नजरों से उसे देखा। इतनी रात को परफ्यूम की क्या जरूरत? उसकी आवाज में हल्की सी खनक थी। सार्थक ने धीरे धीरे उसके करीब जाते हुए उसकी आंखों में देखा। भला ड्रेसिंग में और क्या ही ढूंढूंगा? क्या तुमने कुछ छिपाया है यहाँ? उसके शब्दों में सवाल कम और अधिकार ज्यादा था। आशी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही। उन दोनों की सांसें एक दूसरे से मिल रही थीं। कमरे में फैला परफ्यूम की धीमी खुशबू और उन दोनों के बीच की खामोशी एक नई कहानी कह रही थी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि दो दिलों के बीच का वो अनकहा पल था जहां संदेह और प्रेम एक दूसरे से उलझ रहे थे। आशी बिस्तर पर लौट चुकी थी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, पर दोनों की नींद गायब थी। सार्थक की निगाहें अंधेरे में भी ड्रेसिंग टेबल पर टिक रही थीं। उसने दराज बंद कर दिया था, मगर भीतर कहीं कसक बाकी थी। यही था, मुझे यकीन है, आशी ने फोन छिपाया है। लेकिन अब क्यों नहीं मिल रहा? उसकी बेचैनी उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। वह बिस्तर पर आया, मगर करवटें बदलता रहा। हर बार आशी की ओर देखता तो उसे उसकी मासूम सी शांति और गहरी नींद का बहाना नजर आता। लेकिन आशी सो नहीं रही थी। उसकी पलकों के नीचे आंखें खुली थीं, जो हर आहट को बारीकी से महसूस कर रही थी। वह जान चुकी थी, सार्थक सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि एक सतर्क खिलाड़ी भी है। आशी जान चुकी थी कि सार्थक ने उसके पीछे गार्ड लगा रखा है। आशी जब द्रुति से कॉफी शॉप पर मिलने गई थी, तब वह जान चुकी थी। आशी को तब समझ आ गया था, सार्थक ने उसके पीछे नजर रखनी शुरू कर दी है। इसलिए उसने सावधानी बरतते हुए फोन ड्रेसिंग टेबल से हटाकर कहीं और छिपा दिया था। उसका राज फिलहाल सुरक्षित था। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने चोरी चोरी सार्थक को देखा। उसका चेहरा आधे अंधेरे में डूबा था, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। आशी के होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आई। शायद यही सही वक्त है उसे थोड़ा और भटकने देने का। जितना वह जानना चाहेगा, उतना ही मैं उसे उलझाऊंगी। मैं अभी अपना सच आपको नहीं बता सकती। अगली सुबह, ग्रे मेंशन बगीचे में हल्की सी हवा बह रही थी। रंगीन लाइटों से सजाया गया बगीचा आज सादा और शांत था। एक और सफेद चादर बिछी थी। बीच में बड़ी तस्वीर, एक पुरुष का हंसता हुआ चेहरा। सामने धूप, कपूर, फूल और पूजा की सामग्री रखी थी। गाड़ी से उतरते हैं संयम कपूर, सिद्धि कपूर, आशी और सार्थक। चारों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। आशी की आंखों में चिंता, सार्थक की आंखों में गंभीरता, सिद्धि की आंखों में झिझक और संयम के चेहरे पर एक ठंडी दूरी। जैसे ही वो पूजा की जगह पहुंचे, संयम के कदम रुक गए। उसकी आंखें उस तस्वीर पर टिक गईं। संयम के होंठ खुले रह गए। सांस रुक सी गई। उसने तस्वीर की ओर इशारा किया और फिर अद्वैत को देखा, जो वहीं बैठा फूल सजा रहा था, पूजा की व्यवस्था में व्यस्त। ये अद्वैत सच में अधीर का बेटा है। सिद्धि भी तस्वीर को देख पहचान गई। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने नम आंखों से अद्वैत की ओर देखा। कितना बड़ा हो गया, हम इसे पहचान भी नहीं पाए। पापा, आप जानते हैं इन्हें? आशी ने पूछा। संयम का चेहरा सख्त था। हाँ, बहुत पहले की बात है। एक रिश्ता था, जो किसी की जिंदगी का अंत बन गया। अद्वैत की नजर उन पर पड़ी। अद्वैत उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़े, संयम के करीब आकर बोला, स्वागत है आपका मिस्टर कपूर। आपका आना हमारे लिए सम्मान की बात है। संयम ने उसकी आंखों में देखा। अब अद्वैत की पहचान बदल चुकी थी। अब वो उसकी बेटी का पति था। बरसी की पूजा शुरू हो चुकी थी। हवन कुंड की लपटें धीमे धीमे उठ रही थीं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। चारों तरफ पवित्रता और मौन का वातावरण था। तभी पंडित जी ने नजरें उठाईं, शिवांगी की ओर देखा और फिर अद्वैत की ओर। पंडित जी बोले,
धर्म के अनुसार पत्नी की मांग में सिंदूर भरना शुभ माना जाता है। कृपया अपनी धर्मपत्नी की मांग में सिंदूर भरें। सिंदूर की थाली पंडित ने अद्विक के सामने कर दी। अद्विक कुछ पल स्थिर रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। शिवांगी के चेहरे पर अजीब सी नमी थी। अद्विक ने धीरे से सिंदूर उठाया और कांपते हाथों से शिवांगी की मांग में भर दिया, जैसे किसी ने दिल में ज्वालामुखी बंद कर रखा हो। आशी दूर से सब देख रही थी। उसकी आंखें इस रिश्ते की गहराई को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। बुआ माँ ने सिद्धि संयम से बात करने की जहमत तक नहीं उठाई। सिद्धि ने धीरे से संयम के कान में फुसफुसाया, ये स्नेहा दीदी कहीं नजर नहीं आ रही। संयम के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। बहुत से सवाल थे जो उसे खाए जा रहे थे। पूजा समाप्त हो चुकी थी। अगरबत्ती की खुशबू और शंख की ध्वनि अब केवल स्मृतियों में रह गई थी। हॉल में छाया सन्नाटा, जैसे हर कोई अपने अपने विचारों में डूबा हुआ हो। तभी संयम ने धीमी आवाज में सिया से कहा, अपनी भाई से बात नहीं करोगी? सिया का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द और नाराजगी तैर आई। उसने तीखे अंदाज में कहा, मेरे भाई की बरसी में आए हैं आप? मर चुका है मेरा भाई, समझे? वो कुछ पल रुकी, फिर और भी ठंडी आवाज में बोली, अपनी बेटी को ले क्यों नहीं जाते यहाँ से? कम से कम मेरे जख्मों पर और नमक मत छिड़किए। उसकी बात हवा में किसी तलवार की तरह लटक गई। माहौल अचानक भारी हो उठा। अद्विक, जो अब तक खामोश था, ये सुनकर बुरी तरह तिलमिला उठा। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी जल उठी। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, बुआ माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? शिवांगी मेरी पत्नी है। वो मेरे साथ रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। आप कैसे कह सकती है उसे यहाँ से जाने को? सिया अद्विक के प्लान में बाधा जो डाल रही थी। वो शिवांगी का इस्तेमाल कर रहा था, संयम से बदला लेने के लिए। क्या सच में सब वैसा ही है जैसा अद्विक को लगता है?